हेलो बच्चों, नीट विद कनु में आपका स्वागत है। आप सब यहाँ पर आए हो फ्यूचर डॉक्टर्स बनने, अपने मेडिकल के सपने को पूरा करने के लिए। और मैं हूँ आपके साथ, आपकी अपनी टीचर, जूलॉजी बॉटनी में आपकी नया पार लगाने के लिए। हमारा टारगेट है 360 ऑन 360 एम्स के लिए। हमें नीट में गवर्नमेंट कॉलेज लेना है और हम क्या कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। आई होप कि आपको लेक्चर समझ आ रहे होंगे, आप अच्छे से पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि मेहनत से ही हमें एम्स मिलने वाला है। मैं अभी तक आपका डाइजेशन कंप्लीट करा चुकी हूँ। ह्यूमन फिजियोलॉजी में हम ब्रीथिंग वाले चैप्टर को कर रहे हैं और आज हम करने वाले हैं मैकेनिज्म। अभी तक हमने पार्ट्स देख लिए, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम देख लिया आपका, और आपका रेस्पिरेशन का बेसिक देख लिया। आज हम ब्रीदिंग का मैकेनिज्म पढ़ेंगे और क्या करेंगे, एंड में आपका वॉल्यूम और कैपेसिटीज, जिसको आज तक कभी भी वॉल्यूम और कैपेसिटीज में कोई भी दिक्कत परेशानी हुई है, क्लियर नहीं हुआ है, कुछ भी हुआ है, ये लेक्चर देख के जाना। ये लेक्चर देखने के बाद आपको कभी भी वॉल्यूम और कैपेसिटीज में दिक्कत नहीं आएगी। ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करेंगे। हम ब्रीदिंग और एक्सचेंज शुरू कर चुके हैं, आगे का लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। और जिसको भी कोई भी दिक्कत परेशानी आ रही है समझने में, इसको करने में, आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। एंड तक वीडियो को ज़रूर देखना, आपके लिए ये बहुत बेनिफिशियल रहेगा। कैपेसिटीज़ और वॉल्यूम आपके टिप्स पे हो जाएंगी। चलो फिर आगे देखते हैं। हम शुरू क्या करने वाले हैं आज, हम शुरू करने वाले हैं आपका मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग कि ब्रीथिंग कैसे हो रही है, क्या क्या उसमें यूज हो रहा है और क्या क्या हम करेंगे। हमने देखा था ब्रीथिंग में O2 ले रहे थे हम, CO2 छोड़ रहे थे। लेना, O2 को लेना इज इंस्पायरेशन, इंस्पायरेशन। CO2 छोड़ देना इज एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन को ही हम क्या बोलते हैं, इनहलेशन, इनहलेशन। और आपका CO2 को छोड़ देना क्या कहलाया जाएगा, एक्सहेलेशन। इंस्पिरेशन इज इनटेक ऑफ एयर, इनटेक ऑफ एयर। और आपका एक्सहेलेशन मीन्स एक्सपल्शन ऑफ एयर। एक्सपल्शन ऑफ एयर मतलब एयर का छोड़ देना सराउंडिंग्स में, बॉडी से। ब्रीदिंग दो प्रोसेस होती है, इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन इज इनहेलेशन, जैसे कि इनटेक ऑफ एयर। एक्सपायरेशन आपका एक्सहेलेशन, जो कि होता है आपका एक्सपल्जन ऑफ एयर, एयर को बाहर छोड़ना। ठीक है, आपका कहाँ से एयर हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन पे जाती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, या फिर लो प्रेशर टू हाई प्रेशर आएगी, हाई टू लो जाएगी। जहाँ पे लो होगी कंसंट्रेशन वहाँ पे जाएगी एयर। ठीक है, ये हम देखते हैं आपका PP से, जिसको हम क्या कहते हैं, पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर आपका अंदर लंग्स का एल्विलाई का प्रेशर क्या है और बाहर एनवायरनमेंट का प्रेशर क्या है, उस बेसिस पे एक्सहेलेशन और इनहेलेशन होता है। ठीक है, ये पार्शियल प्रेशर क्या होता है, प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल गैस इन अ मिक्सचर। एयर एक मिक्सचर है, एक ही सब्सटेंस से तो नहीं बनी है एयर, इसमें अलग अलग पार्टिकल्स हैं, हर एक का अलग अलग प्रेशर है। उन सबके गैसेस का प्रेशर मिक्सचर में क्या कहलाया जाता है, आपका पार्शियल प्रेशर। ठीक है, जो आपकी एयर होती है, ठीक है, वो फ्लो करती है
हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर, हाई पार्शियल प्रेशर से लो पार्शियल प्रेशर की तरफ। अभी बताया जिधर लो होगा उधर हवा जाएगी, ठीक है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ सबने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। मैं मान के चल रही हूँ कि आपकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है और आपको बॉयल्स लॉ पता है। बॉयल्स लॉ क्या कहता है आपका, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। जितना ज़्यादा प्रेशर होगा उतना कम वॉल्यूम होगा, जितना ज़्यादा प्रेशर होगा उतना कम वॉल्यूम होगा। क्यों? क्योंकि आपका जहाँ प्रेशर लग रहा है मतलब वॉल्यूम कम है, प्रेशर लगाने की गुंजाइश है उसमें, और जहाँ वॉल्यूम पूरा ऑक्यूपाइड है वहाँ प्रेशर कितना ही लगा लो चेंजेस थोड़ी ना आएंगे। अगर बलून है, ठीक है, बलून में थोड़ा सा वॉल्यूम कम है, थोड़ा हम पूरा इन्फ्लेट नहीं किया उसको, हम उसको प्रेशर करके उसकी चेंज कर सकते हैं शेप। एक वही पूरा फुला हुआ बलून है, उसमें अगर हम प्रेशर लगाएंगे तो वो फट जाएगा। एल्यूलाई भी आपका बलून है, वो एक ऐसा बलून है उसमें थोड़ा स्पेस होगा, थोड़ा स्पेस होगा। अगर वो पूरा फुला हुआ उस पर प्रेशर लगते ही वो फट जाएगा, प्रेशर लगते ही फट जाएगा। एल्यूलाई में प्रेशर कब ज़्यादा लगेगा, जब इसमें वॉल्यूम कम होगा। प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। और आपकी जो गैसेस होती हैं एयर में, वो हमेशा हाई पार्शियल प्रेशर से लो पार्शियल प्रेशर की तरफ जाती है। ये चीज़ समझ आई? अब हम देखते हैं, इसको याद रखना है, गैसेस आपका हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती हैं। हम देखते हैं सबसे पहला इनहेलेशन। सबसे पहला क्या देखेंगे आप? इनहेलेशन। इनहेलेशन में आपका ये है लंग्स, ये इसकी चैम्बर, ठीक है। चलो, जो इनहेलेशन है, इनहेलेशन दो मसल्स की मदद से होता है। पहला जो होता है वो होता है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। दूसरी मसल्स होती है आपकी फ्रेनिक मसल। फ्रेनिक मसल कौन सी होती है? फ्रेनिक किसके लिए यूज किया था हमने? डायफ्राम के लिए। डायफ्राम की मसल्स को हम क्या कहते हैं? फ्रेनिक मसल्स, ठीक है। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मतलब ये वाली बाहर की तरफ जो हमें महसूस होती है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। जब भी हम सांस लेते हैं, इनहेलेशन का मतलब क्या हो गया? सांस लेना। O2 का बाहर से आना इनहेलेशन होता है। जब भी हम सांस ले रहे हैं तब क्या हो रहा है? डायफ्राम ऊपर की तरफ जा रहा है, सांस लो, डायफ्राम ऊपर की तरफ जा रहा है, जो ये मसल्स हैं ये बाहर की तरफ आ रही हैं, महसूस करो, अपने आप से महसूस करो। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल क्या हो रही हैं आपकी? कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं, बाहर की तरफ आ रही हैं। क्या कर रही हैं? कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं। ये जो रिब्स हैं, रिब्स की तो मसल है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। रिब्स क्या कर रही है आपकी? बाहर आ रही है और ऊपर जा रही है, आउटवर्ड और अपवर्ड। कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद आपकी रिब्स क्या हो रही हैं? आउटवर्ड जा रही हैं मूवमेंट और अपवर्ड, ऊपर की तरफ और बाहर की तरफ, ठीक है। आपका ये जो डायफ्राम है ये भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट किया। और आपका ऊपर, जैसे ही ऊपर गया तो मतलब ये क्या हो जाएगा? डायफ्राम फ्लैट हो गया, ऊपर चला गया ना, तो क्या हुआ? डायफ्राम फ्लैटेंस। ये जो आपका कॉन्ट्रैक्शन हुआ है
ये कॉन्ट्रैक्शन किस में हुआ है? कॉन्ट्रैक्शन हुआ है आपका डोर्सो वेंट्रल एक्सिस में, डोर्सो वेंट्रल एक्सिस में। जो आपका ये डायफ्राम फ्लैटन हुआ है, ये हुआ है आपका एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस में, एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस, एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस। और ये डोर्सो वेंट्रल एक्सिस। एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस में जब डायफ्राम फ्लैटन हुआ तो आपका वॉल्यूम क्या होगी? इंक्रीज होगी। वॉल्यूम इंक्रीज हुई। वॉल्यूम कैसे इंक्रीज हुई? ये आपका लंग्स है, ठीक है, ये आपका लंग्स है। लंग्स में ही डायफ्राम है। डायफ्राम जैसे ऊपर की तरफ आपका कॉन्ट्रैक्ट करा, डायफ्राम ने स्पेस बढ़ा दी। कॉन्ट्रैक्शन के बाद डायफ्राम ने क्या कर दिया? स्पेस बढ़ा दिया। स्पेस बढ़ाया मतलब कि वॉल्यूम बढ़ गया। वॉल्यूम बढ़ा तो इन दोनों ने आपका क्या करा? प्रेशर कम कर दिया। प्रेशर कम हुआ क्योंकि वॉल्यूम बढ़ी है। और क्या होगा आपका? इनहेलेशन। बाहर से आपका जो एयर है वो अंदर आ जाएगी, क्योंकि अंदर का क्या हो गया? प्रेशर कम हो गया, क्योंकि हमने डायफ्राम फ्लैटन करके एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस में वॉल्यूम बढ़ा दी। ठीक है, आपका क्या हुआ? लंग्स में डायफ्राम फ्लैटन हुआ, वॉल्यूम इंक्रीज हुई, प्रेशर डिक्रीज हुआ। O2 का प्रेशर बाहर ज़्यादा था, O2 आ गया अंदर। ये आपका थोरैसिक कैविटी जिसमें लंग्स होता है, और लंग्स के अंदर वाली पल्मोनरी कैविटी। पल्मोनरी कैविटी, पल्मोनरी कैविटी में आपका वॉल्यूम कम होता है, प्रेशर ज़्यादा, वॉल्यूम ज़्यादा होता है, प्रेशर कम होता है। थोरैसिक कैविटी में प्रेशर ज़्यादा होगा और वॉल्यूम कम होगी। ठीक है, आपकी दो मसल्स इनहेलेशन में काम करती हैं, कौन कौन सी? एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स और फ्रेनिक मसल। दोनों ही क्या करती हैं? कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। जो आपकी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल होती है वो आउटवर्ड और अपवर्ड रिब्स का मूवमेंट करवाती है, किसमें? डोर्सो वेंट्रल एक्सिस में। जो आपका डायफ्राम की मूवमेंट होती है ये फ्लैटन होता है और एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में आपका मूवमेंट होता है। इसका वॉल्यूम इंक्रीज करता है, प्रेशर डिक्रीज करेगा, इनहेलेशन होगा। एक्सहेलेशन देखते हैं। एक्सहेलेशन में भी आपकी दो मसल्स काम करेंगी। एक्सहेलेशन में दो मसल्स कौन सी? एक्सटर्नल इंटरकोस्टल और डायफ्राम। डायफ्राम या फिर फ्रेनिक मसल, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल या फिर फ्रेनिक मसल्स। ये जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल होंगी ये भी रिलैक्स करेंगी और ये भी रिलैक्स करेगी। कैसे? इनहेलेशन, ये अंदर की तरफ। रिब्स कैसा मूवमेंट करेंगे? आपका रिब्स करेंगी इनवर्ड मूवमेंट। अपने आप सांस लेके और छोड़ के देखो। रिब्स करेंगे आपका इनवर्ड मूवमेंट, और आपका जो डायफ्राम होगा ऐसा सा स्ट्रक्चर बना रहा है। ऐसा कैसा? ये डोम शेप का। तो ये क्या करेगा? डोम शेप स्ट्रक्चर बना लेगा। डोम शेप स्ट्रक्चर बना लेगा तो ये क्या करेंगी? दोनों ही मिलके क्या कर देगा? वॉल्यूम ऑफ पल्मोनरी कैविटी, वॉल्यूम कैसा हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। वॉल्यूम डिक्रीज हुआ क्योंकि अब पहले क्या था? लंग्स ऐसे था, सॉरी ट्राइंगल बन गया, लेकिन देख लो लंग्स ऐसे था, अब क्या हो गया? लंग्स ऐसे हो गया। इसका वॉल्यूम ज़्यादा है, इसका वॉल्यूम ज़्यादा है। ऑब्वियसली इसका वॉल्यूम ज़्यादा है, इसमें वॉल्यूम कम हो गया, प्रेशर बढ़ गया। बॉयल्स लॉ की मदद से प्रेशर बढ़ गया, वॉल्यूम कम हो गया, तो एयर आपकी बाहर चली जाएगी। ये आपका लंग्स है, ये आपकी थोरैसिक कैविटी है। वॉल्यूम डिक्रीज हुआ, पल्मोनरी के प्रेशर आपका इंक्रीज हुआ पल्मोनरी कैविटी में। बाहर आपका प्रेशर कम था तो ज़्यादा से कम की तरफ क्या जाएगा? CO2। ये है आपका एक्सहेलेशन। ये क्या है?
एक्सलेशन। ठीक है, अभी ये जो प्रोसेस था ये था कि नॉर्मल इंस्पिरेशन, नॉर्मल इनहलेशन या फिर नॉर्मल एक्सपायरेशन। अगर हमें करवाना हो फोर्सफुल इंस्पायरेशन। फोर्सफुल इंस्पायरेशन मतलब पहले आपको कहते हैं ना, जब गुस्सा है डीप ब्रीथ। डीप ब्रीथ का मतलब फोर्सफुल इंस्पायरेशन, ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन लो। जब आपको ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और तेज तेज ऑक्सीजन लेना शुरू करते हो, बहुत हेवीली ऑक्सीजन लेना शुरू करते हो, क्या होता है वो फोर्सफुल इंस्पायरेशन। इसमें क्या होता है आपका, ये है आपकी पल्मोनरी कैविटी, ये है थोरैसिक कैविटी, थोरैसिक कैविटी और ये पल्मोनरी कैविटी। जब आपका फोर्सफुल इंस्पायरेशन होता है ना, फोर्सफुल इंस्पायरेशन में आपका थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ाया जाता है। क्या करवाया जाता है, मोर इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक कैविटी। थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज होगा, जितना ज्यादा वॉल्यूम इंक्रीज होगा उतना कम प्रेशर हो जाएगा, जितना कम प्रेशर होगा बाहर से उतनी ज्यादा एयर अंदर आएगी। ऐसे ही अगर आपको फोर्सफुल एक्सपायरेशन कराना है, आपको वॉल्यूम क्या करना है, थोरैसिक कैविटी का कम करना है। कैसे कम कर लोगे, कितना ही आप डोम शेप बना लोगे, टूट सकती है ना मसल। फोर्सफुल इंस्पायरेशन के लिए तो कुछ नहीं, आपका वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक कैविटी इंक्रीज करना है। जो फोर्सफुल एक्सपायरेशन होता है, कौन सा, फोर्सफुल एक्सपायरेशन। फोर्सफुल एक्सपायरेशन में आपकी दो मसल्स यूज होती हैं, जिसे कहते हैं इंटरकोस्टल मसल्स, IICM, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स और एब्डोमिनल मसल। फोर्सफुल एक्सपायरेशन के लिए कौन कौन सी मसल्स चाहिए होती हैं, IICM और एब्डोमिनल मसल। दोनों ही आपको पता है कि जब हम एक्सपायरेशन कराते हैं, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल और डायफ्राम दोनों ही क्या करते हैं, रिलैक्स करते हैं। बट आपका फोर्सफुल एक्सपायरेशन में IICM और मसल्स, एब्डोमिनल मसल्स दोनों ही क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ये जो कॉन्ट्रैक्शन होता है, ये कॉन्ट्रैक्शन क्या करता है, वॉल्यूम डिक्रीज। वॉल्यूम डिक्रीज करेगा तो प्रेशर इंक्रीज करेगा, प्रेशर इंक्रीज करेगा तो एक्सेलेशन ज्यादा होगा। एब्डोमिनल मसल ने कॉन्ट्रैक्ट किया, जब ये और इसको धक्का देगा, पेट, एब्डोमिनल मसल है पेट की, ये अंदर धक्का देगा तो ये और स्पेस बनेगा ऊपर, और स्पेस बनेगा तो वॉल्यूम कम होता रहेगा, प्रेशर इंक्रीज होता रहेगा। इंटरनल इंटरकोस्टल आपकी अंदर वाली, जो अंदर वाली मसल्स होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो आपका धक्का लगेगा आगे की तरफ और आपका जो वॉल्यूम होगा वो कम हो जाएगा। ऐसे होता है आपका फोर्सफुल एक्सपायरेशन। ठीक है, देखते हैं NCERT क्या कहती है, देखते हैं। देखो, ब्रीदिंग इन्वॉल्व्स 2 stages, इंस्पायरेशन during which atmospheric air is drawn and expiration by which alveolar air is released out. The movement of air into and out of the lungs is carried out by creating a pressure gradient between the lungs and the atmosphere. उस pressure gradient को क्या कहते हैं, partial pressure. Inspiration can occur if the pressure within the lungs, interpulmonary pressure, is less than the atmospheric pressure. मतलब कि बाहर का प्रेशर ज्यादा और अंदर का प्रेशर कम, ये तो हमने देख लिया। There is negative pressure in the lungs with respect to atmospheric pressure. Similarly, expiration takes place when the interpulmonary pressure is higher than the atmospheric pressure. The diaphragm and special set of muscles, external and intercostal muscles between the ribs, helps in generation of such gradient. External intercostal ही लगती हैं दोनों में,
इंटरनल इंटरकोस्टल सिर्फ आपकी फोर्सफुल एक्सपायरेशन में लगती है. Inspiration is initiated by the contraction of diaphragm, which increases the volume of thoracic chamber in the anterior-posterior axis. The contraction of external intercostal muscle lift up the ribs and आपका क्या कर रहा है, वॉल्यूम ऑफ thoracic chamber in the dorsoventral axis इंक्रीज कर रहा है. जो आपको फ्लो चार्ट मैंने अभी करवाया है ना, उसको अपनी कॉपी में बना लो या फिर एनसीईआरटी में साइड में बना लो, वो सब कुछ डिस्क्राइब कर रहे हैं. The overall increase in the thoracic volume caused similar increase in the pulmonary volume. An increase in pulmonary volume decreases the interpulmonary pressure to less than the atmospheric pressure, which forces the air from outside to move into the lungs. That is inspiration. आपका फ्लो चार्ट पूरा यही है. ये देखो, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हुआ, जो ये मसल्स हैं, ये रिब्स और स्टर्नम, इसके बीच की स्पेस एक्सटर्नल इंटरकोस्टल, ये आपका क्या कर रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है. वॉल्यूम इंक्रीज करेगा मतलब प्रेशर डिक्रीज करेगा, थोरैसिक प्रेशर भी और पल्मोनरी प्रेशर भी. ठीक है. रिलैक्सेशन ऑफ द डायफ्राम एंड द intercostal muscle return to the diaphragm and sternum to their normal position and reduce the thoracic volume and thereby the pulmonary volume. This lead to increase in intrapulmonary pressure to slightly above the atmospheric pressure, causing the expulsion of air from the lungs. Expiration. ये देखो, ये डायफ्राम रिलैक्स हुआ, आपका वॉल्यूम क्या हो गया, कम हुआ, वॉल्यूम कम हुआ, प्रेशर क्या हो गया, ज़्यादा. वी हैव the ability to increase the strength of inspiration and expiration with the help of additional muscle in the abdomen, which is abdominal muscle. और ये किसकी बात कर रहे हैं, हमारी forceful inspiration और expiration की. On an average, a healthy human being breathe 12 to 16 times per minute. एक मिनट में आप 12 से 16 बार अपनी हार्ट बीट, जो आपका लंग्स होता है वो बीट करता है. The volume of air involved in breathing movement can be estimated by using spirometer. स्पायरोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि क्या करता है, हमारा जो पल्मोनरी फंक्शन होता है उसको असेस करता है. ठीक है. अब आते हैं हमारा मेन टॉपिक, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज. इसके लिए मैम आपको अलग से एक हम आते हैं पल्मोनरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज. पल्मोनरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज. पहले हम वॉल्यूम देखेंगे, वॉल्यूम से हमारी कैपेसिटी पता लग जाएगी. ठीक है. हमने इंस्ट्रूमेंट कौन सा देखा, आपका स्पायरोमीटर, जिससे कि हमारी वॉल्यूम पता लगती है. ये है आपका, ये है लंग्स, इसमें है आपकी ये एल्व्यूलाई. लंग्स के अंदर एल्व्यूलाई है, थोड़ी सी बड़ी बना दी, इतनी बड़ी नहीं होती लेकिन फिर भी समझने के लिए. ये होती है आपकी एल्व्यूलर वॉल्यूम. ठीक है. और ये होती है आपकी जो बचती है, इसको हम कहते हैं डेड स्पेस वॉल्यूम. डेड स्पेस वॉल्यूम. जो लंग्स के अंदर एल्व्यूलाई के अलावा जो स्पेस बचती है उसे कहते हैं हम डेड स्पेस वॉल्यूम. ठीक है. आपका सबसे पहले हम देखेंगे, सबसे पहला आता है हमारे पास टाइडल वॉल्यूम. टाइडल वॉल्यूम. टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, नॉर्मली जो हम एयर लेते हैं, नॉर्मली जो हम एयर लेते हैं और नॉर्मली जो छोड़ते हैं, जो रेस्पिरेशन में हम एयर का वॉल्यूम एक्सहेल कर रहे हैं या फिर इनहेलेशन के टाइम पे अंदर ले रहे हैं, उसको हम कहते हैं टाइडल वॉल्यूम. टाइडल वॉल्यूम इज द वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सहेल्ड या फिर नॉर्मली इनहेल्ड. वॉल्यूम ऑफ एयर नॉर्मली एक्सहेल्ड और इनहेल्ड. ठीक है. ये कितना रहता है आपका, 500 ml. कितना रहता है ये, 500 ml. आपका मतलब ये जो इसमें अंदर आ रहा है, जो नॉर्मली जा रहा है, ये नॉर्मली रहता है आपका 500 ml.
आपका जो टाइडल वॉल्यूम है, टाइडल वॉल्यूम आपका मिनट के हिसाब से कितना होगा? मिनट वॉल्यूम ऑफ रेस्पिरेशन। 1 मिनट में कितनी बार लंग्स आपका एयर इनहेल करता है? 12 बार, अभी देखा हमने। तो 12 × 500 कितना हो जाएगा? ये 6000 ml पर मिनट। 6000 ml पर मिनट आपका टाइडल वॉल्यूम रहता है। अगर नॉर्मल पूछा जाए टाइडल वॉल्यूम 500 ml, 1 मिनट में क्या रहेगा? MVR, इसे कहते हैं हम MVR, मिनट वॉल्यूम रेस्पिरेशन। कितना रहता है? 6000 ml पर मिनट। आपका इसके बाद आता है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम या फिर IVR। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है? जितनी भी एक्स्ट्रा एयर जो हम इनहेल करेंगे फोर्सफुली, दैट इज इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है? जो भी हम एक्स्ट्रा एयर इनहेल करेंगे फोर्सफुली, एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर इनहेल्ड फोर्सफुली। और इसका आपका कितना रहता है अमाउंट? ये रहता है 2500 से 3000 ml तक। 2500 से 3000 ml तक इसका रहता है। इसके बाद आपका आता है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ERV, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। IVR क्या था? जो फोर्सफुली हमने अंदर ली एयर। EVR क्या होगा? जो भी हम एक्सपायर करेंगे, जो भी एक्स्ट्रा वॉल्यूम फोर्सफुली हम एक्सपायर करेंगे, मतलब एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सपायर्ड या एक्सहेल्ड फोर्सफुली। इसका कितना वॉल्यूम रहता है आपका? 1000 से 1100 ml, 1000 से 1100 ml। ठीक है। इसके बाद आपके पास एक आता है रेजिड्यूअल वॉल्यूम। रेजिड्यूअल वॉल्यूम, रेजिड्यूअल वॉल्यूम से क्या मतलब है? RV। कुछ ऐसा एयर का वॉल्यूम रहता है जो चाहे आप कितना भी इंस्पायरेशन करो, फोर्सफुल इंस्पायरेशन करो, एक्सपायरेशन करो, ये जाता ही नहीं है। ये पहली एयर होती है जो लंग्स में भरती है। पहली एयर कब भरी जाएगी? जब बच्चा पैदा होगा, तभी लंग्स में ये RV वॉल्यूम आ जाती है। इसके बाद ये डेड स्पेस में जाके चली जाती है, ये बाहर नहीं जाती। ये आपकी एक तरह से रेसिड्यू है, लंग्स में रेसिड्यू की तरह बैठी हुई है। ये जब बेबी पैदा होता है तभी उसमें आ जाती है, बाद में नहीं आती है। एक बार ही आती है, ठीक है। ऑलवेज स्टेज इन लंग्स, ऑलवेज स्टेज इन लंग्स। और इसकी वॉल्यूम कितनी होती है? 1100 से 1200 ml, 1100 to 1200 ml इसका वॉल्यूम रहता है। देखो एक ग्राफ देखो, सबसे पहले हमने देखी टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम मतलब जो नॉर्मल इंस्पायरेशन हो रहा है और जो नॉर्मल एक्सपायरेशन हो रहा है। ये इंस्पायरेशन, ये एक्सपायरेशन। जो ये नॉर्मल इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन हो रहा है, नॉर्मल इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन के बाद ये इंस्पिरेशन हो रहा है ना, ये इंस्पायरेशन हो रहा है ना। अब हमने क्या पढ़ी? दूसरी एक्सपायरेशन। नॉर्मल इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन मिलके क्या बना रही थी? ये मिलके बना रहा था आपका टाइडल वॉल्यूम। जो आपका नॉर्मल इंस्पायरेशन के अलावा फोर्सफुल इंस्पायरेशन हो रहा था वो था IVR,
मतलब इससे ज़्यादा होगा, इससे ज़्यादा जो नॉर्मल हो रहा है उससे फोर्सफुली ज़्यादा हो रहा है। ये क्या है आपका IRV, इंस्पायरेशन इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये IVR हो गया, ठीक है, IRV हो गया, मतलब कि फोर्सफुल इंस्पायरेशन हो रहा है, ठीक है। अब ये तो नीचे भी तो आएगा ना, तो नॉर्मल ही है। अब नॉर्मल एक्सपायरेशन हो अगर, तो ये तो हो गया नॉर्मल एक्सपायरेशन, टाइडल वॉल्यूम। अगर फोर्सफुल हो रहा था तो ERV, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। क्या ERV, ये क्या हो गया ERV, ERV। और ये जो ऑलरेडी लंग्स में पहले से प्रेजेंट है वॉल्यूम डेड स्पेस में, ये क्या होगी रिजर्व वॉल्यूम, रेजिडुअल वॉल्यूम। ये तो कहीं जा ही नहीं रही है, बाहर आएगी नहीं। ये हो गया IRV, ये हो गया ERV, ठीक है। आपके पास दो कैपेसिटीज होती हैं, ये सारी वॉल्यूम्स होगी, 4 वॉल्यूम्स देखिए हमने, टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेसिडुअल वॉल्यूम। 2 कैपेसिटीज होती हैं। पहली होगी आपकी, इसके अलावा होती हैं आपकी कैपेसिटीज। पहली होगी आपकी IC, ये क्या होता है इंस्पायरेटरी कैपेसिटीज। क्या होती है ये, सबसे पहले हम देखते हैं इंस्पायरेटरी कैपेसिटीज। कैपेसिटीज मतलब IC। इंस्पायरेटरी कैपेसिटीज मतलब जो नॉर्मल इंस्पायरेशन हो रहा है, साथ में एक्स्ट्रा जो फोर्सफुल हो रहा है, TV प्लस IRV, फोर्सफुल और नॉर्मल दोनों इंस्पिरेशन। ऐसे ही आपका दूसरी क्या होगी एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, इसका क्या होगा ये तो बता सकते हो, टाइडल वॉल्यूम प्लस ERV, ठीक है। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी समझ आया। इसके बाद एक होती है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी क्या होती है, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी मतलब कि जो एक्स्ट्रा हो। एक्स्ट्रा क्या होगा, जो हमने फोर्सफुल एक्सपायर करना है और आपका जो रेसिड्यू है। तो फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी क्या होती है ERV प्लस RV। रेजिड्यूअल कैपेसिटी, रेजिड्यू जो कि हमने फोर्सफुल लिया है और ऑलरेडी लंग्स में प्रेजेंट है, क्या है ERV और RV। इसके बाद हमारे पास आता है फोर्थ वाइटल कैपेसिटी VC। वाइटल मतलब जो हमें जीने के लिए ज़रूरी है। जीने के लिए क्या क्या ज़रूरी है, टाइडल वॉल्यूम ज़रूरी है, इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन, फोर्सफुल इंस्पायरेशन और फोर्सफुल एक्सपायरेशन, मतलब ERV प्लस IRV प्लस TV, टाइडल वॉल्यूम, फोर्सफुल एक्सपायरेशन, फोर्सफुल इंस्पायरेशन और नॉर्मल इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। ये होता है आपका वाइटल कैपेसिटी जो कि जीने के लिए ज़रूरी है। फिफ्थ आती है आपकी लंग कैपेसिटी। लंग कैपेसिटी या फिर कह लो TLC, टोटल लंग कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी मतलब RV, ERV, IRV प्लस TV। ये दोनों क्या हो गया, ये दोनों तो हो गए फंक्शनल कैपेसिटी, ये वाइटल कैपेसिटी, तीनों। RV प्लस वाइटल कैपेसिटी क्या हो जाएगी आपकी TLC, टोटल लंग कैपेसिटी। जो आपकी कैपेसिटीज़ हैं इसकी वॉल्यूम आप लर्न कर सकते हो अगर आपको याद करना है। अगर आपको वॉल्यूम्स याद हैं, टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी वॉल्यूम, तो आप इन्हें ऑलरेडी प्लस करके लिख सकते हो। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ आपका, ये आता है 3000 से 3500 के बीच में, ठीक है। ये होता है आपका 1500 से 1600 तक। जो फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी होती है ये होती है आपकी 2500 ml। जो आपका वाइटल कैपेसिटी होती है ये आपकी होती है 3500 से 4500 ml। जो आपका टोटल लंग कैपेसिटी होती है ये आपकी होती है 5800 ml। ऐसे नहीं निकालना है तो आप वॉल्यूम लर्न करके उसका टोटल कर दो। आपको पता है आप सारी वॉल्यूम्स स्पायरोमीटर से कैलकुलेट कर सकते हो, मेजर कर सकते हो। एक RV आपकी मेजर नहीं हो सकती, स्पायरोमीटर से आपकी RV मेजर नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि ये तो आपकी डेड स्पेस में होती है, बाकी सब आपकी फंक्शनल कैपेसिटीज है।
इसके बाद ये आपकी वॉल्यूम और कैपेसिटीज हुई। देखते हैं टाइडल वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग अ नॉर्मल रेस्पिरेशन, इट इज approximately 500 ml. Healthy man can inspire or expire 6,000 to 8,000 ml of air per minute. Inspiratory reserve volume IRV. Additional volume of air a person can inspire by forceful inspiration. This average to 25 to 3,000 ml. Additional volume जो एक इंसान exhale करेगा क्या रहेगा इसका 11,000 to 1100 ml. Residual volume of air remaining in the lungs even after forceful expiration, average 1100 ml to 1200 ml. By adding up a few respiratory volume described above, one can decide pulmonary capacities which can be used in clinical diagnosis. Inspiratory capacity TV plus IRV, expiratory capacity TV plus ERV, functional capacities आपकी EV ERV plus RV, vital capacity ERV TV और IV का सम, टोटल लेंथ कैपेसिटी तो सब कुछ ही आएगा। ये थी आज की आपका लेक्चर। आज हम यहीं तक करेंगे। आई होप कि आपको लेक्चर समझ आया होगा। कैपेसिटीज और वॉल्यूम्स में अब आप डिफरेंस कर सकते हैं, अपने आप समझ के बना सकते हैं। ब्रीदिंग कैसे हो रही है, इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन कैसे हो रहा है, आपको समझ आया होगा आई होप। और अगर नहीं समझ आया होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। आज मैं आपके ब्रीदिंग के नोट्स और क्वेश्चन बैंक टेलीग्राम में डाल दूंगी। आप टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं और टेलीग्राम पे ज्वाइन हो सकते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर आने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके लिए इस चैनल पर आएंगी। चैनल को सब्सक्राइब करो। डेली के डेली आपको PYQs कराए जा रहे हैं, वो कीजिए। और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपको लेक्चर कैसा लगा। लेक्चर में यहाँ तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। अब कल हम ये चैप्टर कंप्लीट कर देंगे, एक्सचेंज ऑफ गैसेज और ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज बचा है, ये हम कल कंप्लीट करेंगे। यहाँ तक लेक्चर में बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। लेक्चर पसंद आया होगा प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने के लिए। मिलते हैं कल एक नए लेक्चर के साथ।